द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं ताहिर परवाज साहब। उनका ताल्लुक एक इल्मी और अदबी ख़ानदान से है। उनके ख़ानदान ने पाकिस्तान मूवमेंट में एक्टिवली हिस्सा लिया। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया और नसीम हिजाजी के अखबार कोहिस्तान से अपने करियर का आगाज़ किया। उसके बाद इन्होंने CSS किया, यानी मुकाबले का इम्तहान दिया, और इंफॉर्मेशन ग्रुप ज्वाइन किया और बड़े सीनियर ओहदों पे रहे। तुर्की और पाकिस्तान में 2 कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और आज न्यूजीलैंड से मुझे ज्वाइन किया है अरविंद सहारन ने। अरविंद सहारन का ताल्लुक इंडिया से है और ये पाकिस्तान इंडिया पीस में बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान आ भी चुके हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी ओपिनियन लीडर्स के इंटरव्यूज भी कर चुके हैं। तो अरविंद, आपसे अगर हम आगाज करें, तो पिछले दिनों जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए तो हमारे वजीर खजाना, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस तरह का इशारा किया था कि हम इंडिया से सब्जियां और फल मंगवा सकते हैं जिनकी यहाँ पे शदीद किल्लत होने जा रही थी। तो उसके बाद फिर शायद पॉलिटिकल प्रेशर था, क्या था, उसके बाद कहा गया कि हम UAE से मंगवाएंगे। और हमारे जो इंपोर्टर्स हैं उन्होंने UAE, टर्की, चाइना, इजिप्ट तक के लोगों से राब्ता किया कि हमें आप सब्जियां और फल दें। तो आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? शुक्रिया शकील साहब। बड़ी खुशी हो रही है आपसे और ताहिर साहब से आज बात करके। तो जी, ये वाकई में ये कहें कि जब से आर्टिकल 370 को इंडिया ने एब्रोगेट किया था, उसके बाद एक दो मौके आए जब ऐसी उम्मीद लगी कि हमारे हालात जो हैं, हमारे दरमियान ट्रेड शुरू हो सकती है। पहले बाजवा साहब ने बात की कि हमें जी जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना होगा। हमारे फिर दोनों मुल्कों के दरमियान LOC पे कश्मीर में सीज फायर भी हुआ। उसके बाद जब ये सैलाब आया और सैलाब के बाद जिस तरह पाकिस्तान में जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनकी कीमतें बढ़ने लगीं, तो फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब का जो बयान था कि जी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपनी सिफारिशात भेजी हैं और वहां से उम्मीद है कि अब हम हिंदुस्तान से कोई ट्रेड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि शायद ये वो एक ज़रिया हो सकता था कि एक दफ़ा कोई ट्रेड शुरू हो। कहीं न कहीं से जो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो फ्रीज़ हो गए हैं पिछले 3 सालों से। उसमें ये एक उम्मीद की किरण थी जी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब वो पाकिस्तान के अपने कंसर्न्स हैं कि जी जब तक कश्मीर में आर्टिकल 370 को आप बहाल नहीं करते, और ये सारी बातें जो आप आई गेस आप दोनों भी जानते हैं और हमारे प्रोग्राम को देखने वाले लोग भी जानते हैं। तो मुझे फिर लगा कि ये तो एक बंद गली की तरफ अपने आप को पाकिस्तान धकेल रहा है कि हिंदुस्तान एक एक नुक्ते पे आके और आप अपने ताल्लुकात को रोक दें कि जी अगर हिंदुस्तान वापस 370 को बहाल नहीं करता तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि किसी भी मुल्क को इस किस्म का बयानिया नहीं बनाना चाहिए, खास तौर से जब वो चीज़ आपके हाथ में ना हो और दूसरे मुल्क के हाथ में हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट एक बड़ी पॉपुलर गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर। वो 2/3 अक्सरियत लेकर आए हैं। उन्होंने जब ये फैसला किया तो हिंदुस्तान की अक्सरियत अवाम ने उनके इस फैसले की तायद की है, उसका इस्तकबाल किया है। तो अब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की शर्तें लगाना जो है, ये मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान ने इसके ऊपर कोई सीरियसली होकर और कुछ कोई काम करेगा। गौर करने वाली बात ये है कि 6 अगस्त 2019 का आप DGISPR का बयान भी देखें कश्मीर पे, तो उन्होंने तो सीधा-सीधा कह दिया जी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद हमने ये उन्होंने जो भी बयान जारी किया उसमें ये था कि हमने कभी नहीं माना था कश्मीर के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई भी जो भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स हुए हुए थे, हमने कभी नहीं माना उसको। तो अगर इंडिया हटा भी देता है तो हमारी कोई इससे कोई खास हमारी जो पोजीशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट में और पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके जो बयानात हैं, और पता नहीं अब ये बात कहाँ तक जाके और ये खत्म होगी। बट एज फार एज आई नो, पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा मौका था हमारे ताल्लुकात में कोई एक नए सिरे से कोई शुरुआत करने का, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी। यही और कह सकता हूँ फिलहाल। जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मैसेज भी भेजा था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। उन्होंने अपने जी अफसोस का, जी। हमदर्दी का इजहार किया था फ्लड से जो नुकसानात हुए हैं।
तो ताहिर साहब आप जी, कैसे वो तो देखते खैर हैं? इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोविड हुआ था, या छोटे-मोटे ओकेजन्स के ऊपर पहले भी इस तरह के तबादला ख़यालात हो चुके हैं हमारे दोनों मुल्कों के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके दरमियान। तो आई डोंट रीड टू मच इंटू इट। वो ठीक है, उन्होंने एक सैलाब को लेके अपनी हमदर्दी का इज़हार किया। अब बेहतर होता कि सामने से कोई, अगर कोई उस पे कोई काम होता और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कोई फ़ैसला कर पाते। मैं उनको भी इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा। सच बात ये है कि ऑपोज़िशन जो है इस वक़्त की, पीटीआई की, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस फ़ैसले की मुखालफ़त की है। तो जिस तरह से उन्होंने मुफ्ता इस्माइल को घेरा है और उसके ऊपर वो कह रहे हैं जी कश्मीर पे आप सौदा करने जा रहे हैं और ये वो, तो अब ये हमें भी नोट करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त की वो एक कोalition गवर्नमेंट है, उनके ऊपर ऑलरेडी पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है चारों तरफ से। अब अगर वो इस तरह का कोई काम कर लेते हैं तो बयानिया जो इमरान खान साहब बनाएंगे वो एक ये है कि जी ये तो आए ही इसीलिए थे कि हिंदुस्तान के, और उनके ऊपर पहले भी इल्जाम लगते रहे एजेंट वगैरह के, जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, बट ये एक एक बयानिया रहा है पीटीआई का पिछले 2-3 साल से, नवाज शरीफ साहब को लेके, उनकी गवर्नमेंट को लेके। हालांकि ताहिर साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2011 में ये कहा था इंडिया में एक इंटरव्यू में कि मैं नफरत करते हुए, इंडिया से नफरत करते हुए बड़ा हुआ, लेकिन जब मेरा आना जाना हुआ, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की तो मेरी वो नफरत गायब हो गई और मैं अब बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं दोनों मुल्कों के दरमियान। तो आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने मौका दिया। और अरविंद साहब की बातें सुन के तो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये अपने दिल की बातें और हकायक बयान कर रहे हैं। तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि ये जो बातें कर रहे हैं। अलबत्ता जहाँ तक आईएसपीआर का आपने हवाला की दिया, वो बयान मैंने भी सुना था। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो कश्मीर का इशू है वो यूएन असेंबली में वहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुए हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो लेकर गए थे, और फिर उसके नतीजे में वहाँ पे जो कुछ जंग या लड़ाई जारी थी वो रुक गई थी। और यही चीज सामने रखते हुए कि भाई शायद जो भी फैसला करे कश्मीर के, वो कश्मीर सिर्फ वो वाला कश्मीर नहीं जो पाकिस्तान की तरफ है, वो कश्मीर भी, इन दोनों ने मिलकर फैसला करना है कि किसके साथ रहना है, या अलहदा होना है या आज़ाद रहना है। तो ये कैफियत जो थी, ये अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन की साथ वजह से थी। इसलिए 370 का हटाया जाना या ना हटाया जाना, वो बेमानी, वाकई बेमानी है। और असल में चीज ये थी कि ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है इंडिया पाकिस्तान की आज़ादी का। तो ये अनफिनिश्ड एजेंडा जब खत्म होगा तो मैं नहीं समझता कि अब दुनिया में कहीं भी आप देख लें कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जब जाते हैं तो आपस में ज्यादा कुर्बत महसूस करते हैं, बावजूद इसके कि हमारे इख्तलाफात जो है, बॉर्डर के इख्तलाफात हैं, कई मतलब ऐसे इख्तलाफात हैं। लेकिन उन इख्तलाफात को भी सामने रखते हुए, जहाँ तक ये पीटीआई का आपने बताया, अभी जिक्र किया, तो आपको शायद याद होगा कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलके इमरान खान साहब आए थे, तो एयरपोर्ट पे उन्होंने ऐसे कहा जैसे मैं कोई वर्ल्ड मैच जीत के आए हूँ, और उसके फौरन बाद इंडिया ने वो कार्रवाई कर दी थी 370 के हटाने की। तो उस पे ब्लेम जो है वो मुतहदा जो गवर्नमेंट है इस वक्त, कोलिशन गवर्नमेंट, उसकी तरफ से भी उस वक्त अपोजिशन में थे, उन्होंने ये ब्लेम लगाया कि ये तो कश्मीर का सौदा कर रहे हैं। तो उस पे ऐसी कोई सवाना आवाज नहीं आ रही अपोजिशन की तरफ से, क्योंकि कोई ना कहीं कोई ऐसी बात हुई लगती है मुझे। लेकिन एक स्टांस है पाकिस्तान का कि इसको अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, रेजोल्यूशन के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि इंसान बसते हैं। हम ये ना सोचे कि मुसलमान बसते हैं, वहाँ इंसान है, वहाँ पंडित भी हैं, वहाँ और लोग भी हैं, सारे लोग वहाँ पे मौजूद है। अब उसका अगर आप बिल्कुल ब्लैकआउट कर दें, वहाँ पे क्या हो रहा है हम कुछ नहीं जान सकते। तो जहाँ चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, जहाँ आप ब्लैकआउट करके फौज भेज देंगे तो वहाँ की क्या कैफियत होगी, तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। तसव्वुर तो किसी हद तक भी मतलब हम जा सकते हैं सोचने के लिए। बाकी यह है कि इंडिया पाकिस्तान में जो बोन ऑफ कंटेंशन या कहना चाहिए कि जो बुनियादी वजह तनाज़ा है, वो सरक्रीक भी है, लेकिन बुनियादी वजह जो है वो ये आपका
कश्मीर का मामला है और कश्मीर के मामले को सेटल होना चाहिए। ये अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि उन दो ताही अक्सरियत से आए हैं और जाहिर है हिंदुस्तान में मोदी साहब के इस फैसले की पजीराई भी बहुत हुई होगी, क्योंकि वो उनके हिसाब से उन्होंने अपने मुल्क के हवाले से अपनी तरफ से एक बेहतर काम किया। हमारी नज़र में वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। जब तक उनको उनके मुताबिक काम नहीं होता, तो इसलिए हम तो भी ये अपना हाँ, जहाँ तक आपने ये बात की कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड की, तो आपको याद होगा शकील साहब के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दिया जाने लगा था और गालबन ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में था, जब वो गए भी थे और उसको यहाँ पे गलत मानों में लिया गया था। हमारे ट्रेड का वॉल्यूम जो है 1947 से लेके अब तक वो ये है कि 2% हम एक्सपोर्ट करते थे और 2.56% इंपोर्ट करते थे इंडिया से। हालांकि इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान को करीब तरीन चीजें जो है इंडिया से लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जो जिन चीजों में फंसे हुए हैं उसमें हमारे देखिए ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स हर बंदा अपनी सोच रखता है। उस हवाले से अगर देखा जाए तो वो सोच इस हद तक हावी हो जाती है कि बस वो दरवाजे बंद करने वाली बात होती है। जैसे अरविंद साहब ने कहा कि वो बंद गली में पाकिस्तान अपने आप को लेके जा रहा है, तो हम बंद गली में नहीं जाना चाहते, लेकिन उसके लिए हालात मुआफ़त करने पड़ेंगे और दोनों तरफ के जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा, उनको इस पे बात करनी चाहिए, उनको आपस में बात करनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा जब ये सैलाब आया और इसमें मोदी साहब का एक स्टेटमेंट आया, हमदर्दी का इज़हार किया उन्होंने और अफ़सोस का इज़हार किया जो जानी नुकसान हुआ। तो एक अच्छा लगा, यही चीज़ें जो है आपको करीब लाती हैं। हाँ, और एक कैफ़ियत ऐसी थी, अरविंद साहब को याद होगा कि जब क्रिकेट नहीं खेलेंगे हम पाकिस्तान के साथ, वो एक अजीब कैफ़ियत थी। वो भी बंद गली थी, लेकिन हमने कोशिश की कि चलो तीसरी जगह जाके खेल लेते हैं, लेकिन खेलो तो सही। अब खेले अच्छा, हैं। जी, जी। जी, जी ताहिर साहब, आपने कहा कि इंडियंस और पाकिस्तानीज जो हैं, जो मगरबी मुल्कों में खास तौर पे रहते हैं, उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात होते हैं। आपके भी माशाल्लाह 2 बेटे जो हैं, एक कनाडा में हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में हैं, और उनके कैसे ताल्लुकात हैं अपने इंडियन जो फ्रेंड्स हैं, उनके दोस्त हैं, जो जानने वाले हैं? उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं अक्सर उनसे बच्चों से जब बात करता हूँ, तो उनसे भी मेरी बात होती है। और एक बेटा मेरा जो पढ़ रहा था वहाँ इंग्लैंड में, तो मैं उसके कॉन्वोकेशन पे गया, तो वहाँ पे बाकायदा उन बच्चों से बात हुई मेरी और वो बच्चे जो है वो बिल्कुल जिस तरह अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, इस तरह मेरी इज्जत की उन्होंने। और अब भी मेरा कोई बर्थडे हो, कोई चीज़ हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे कहीं न कहीं वो नज़र आते हैं मुझसे बात करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चों में वो चीज़ जो है ना, वो नहीं है अब, कि आप ये सोचें कि देखिए आपको इख्तिलाफ किस चीज़ से है? नुकात सामने रखें, उन नुकात पे बात करें। हर मामले का, हर मसले का हल लड़ाई नहीं होता। हर सही। मसले का हल लड़ाई नहीं होता। इसीलिए जब आप अब तो हम तो वी आर एट द लास्ट लेग ऑफ आवर एज। मैं इस वक़्त 71 इयर्स मेरी एज है और 10-11 साल से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ एंड आई एम एन्जॉयिंग माय रिटायरमेंट। लेकिन असल में चीज़ जो देखने वाली ये है कि बच्चे और फिर बच्चों के बच्चे, अभी अरविंद साहब मुझे गाइड कर रहे थे इस ऐप को चलाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मेरी छोटी पोती जो है वो आके खड़ी हो गई थी और अब हम हमारी खुशियाँ उन बच्चों में है। अपने जी, बच्चे तो वो फुर करके उड़ गए। अब बच्चों जी। के बच्चे जो है ना, अब अच्छा, बच्चों के बच्चे आपका जो है वो ताहिर साहब, आपका बेटा किस ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में था? मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी अच्छा, लंदन में। और वो जी, अभी अभी कांगो में है ना, वो ये बेटे आपके? जी कॉन्गो ब्राज़ीली। जी। अच्छा सर, हम अब दूसरे इश्यू की तरफ आते हैं। आपने कहा कि कश्मीर जी, जो जी। है वो अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का। पाकिस्तान में ये काफ़ी पॉपुलर एक सेइंग है
तो उसमें सर बात यह है कि क्या जूनागढ़ भी अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का, और 2020 में पाकिस्तान ने जो नया नक्शा जारी किया था उसमें एक दफा फिर जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, और पाकिस्तान ने सितंबर 47 में जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल की थी। और उस पर हमारे एक एम्बेसडर हैं, रिटायर्ड एम्बेसडर शाहिद अमीन, उन्होंने एक किताब लिखी है फॉरेन पॉलिसी पे पाकिस्तान की। उन्होंने ये कहा है कि इससे जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करने से पाकिस्तान का कश्मीर पर जो केस था वो इरोड हो गया। तो इन चीजों पे हम बात करते हैं। अरविंद, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? जी, मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम जाएं उससे पहले जो ताहिर साहब ने बात की, मैं तो उसका जवाब देना जी जी मुनासिब जी समझता हूं, और वो ये है कि इन्होंने कहा कि जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है और वो प्लेबिसाइट का इन्होंने जिक्र किया, तो मैं इनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। ये मेरे ख्याल से वो 21 अप्रैल 1948 की जो रेजोल्यूशन 47 है जी उसका कर रहे हैं जिक्र। तो वो रेजोल्यूशन तो बड़ा सीधा सीधा सा है जी, कि सबसे पहले पाकिस्तान को अपने यहाँ से ट्राइबल्स, नॉन कश्मीरी आबादी और अपनी फौज को हटाना है। उसके बाद हिंदुस्तान को भी डीमिलिटराइज करना है, मगर हिंदुस्तान को इजाजत होगी कि वो थोड़ी बहुत फौज वहां पे रख सके, ताकि वहां पे फिर जो है एक लॉ एंड ऑर्डर की कोई अगर कोई कैफियत हो तो उसको वो कंट्रोल कर सकें। और उसके बाद प्लेबिसाइट की बात होती है। तो पाकिस्तान ने पहली जो शर्त है वही कभी पूरी नहीं की, और वो दिन है और आज का दिन है, तब से लेकर अब तक बहुत कुछ हमारे दरमियान हो चुका है। मसलन पाकिस्तान ने जंग भी कर ली है कश्मीर को लेके 2-3 दफा, उसमें भी कुछ बात नहीं बनी, और उसके बाद के हमारे बीच में मुआहदे भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि मसला नहीं है, मसला है, मसला है। ये तो मैं क्या कहूंगा, ये तो जी हमारी हुकूमतों ने माना है। शिमला एग्रीमेंट है, लाहौर डिक्लेरेशन है, आगरा समिट है, तो हम मसला था तभी तो हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो ताशकंद मिले है हैं आपस में। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जब कभी भी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस चीज को रिपोर्ट किया जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्राइम मिनिस्टर या कोई फॉरेन मिनिस्टर जब इस पे बात करता है प्लेबिसाइट की, तो उसको चाहिए कि वो अपनी आवाम को ये भी बताए कि भाई प्लेबिसाइट ये उसका नंबर है, उसके जो भी रेजोल्यूशन था ये उसकी शर्तें हैं जो हमने कभी पूरी की या नहीं की। उस रेजोल्यूशन के बाद तो सब्सिक्वेंट और बहुत सारे रेजोल्यूशंस आ गए हैं, और आखिरी बार यूएन ने जो है इस मसले को तकरीबन कुछ 60 साल पहले एंटरटेन किया था। लेकिन जिस दिन शिमला एग्रीमेंट हुआ वो दिन है और आज का दिन है, इस मसले को यूनाइटेड नेशन अब एंटरटेन भी नहीं करता। कोफी अन्नान साहब ने तो तकरीबन 18-19 साल पहले जब ये आगरा समिट और ये सारी चीजें हो रही थी उस दौरान कह दी थी ये बात कि इंडिया और पाकिस्तान को अगर इस मसले का कोई हल निकालना चाहते हैं, दे हैव टू गो बैक टू द स्पिरिट ऑफ लाहौर डिक्लेरेशन, और वहां से कोई अगर इनमें कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, सो दैट इज प्रोबेबली द ओनली सोल्यूशन। अब ये है कि मोदी साहब ने भी या हिंदुस्तान भी जो कह लें बड़ा लंबा इंतजार किया है। पाकिस्तान का जो सीधा सीधा इनका जो मौकफ है कि जी प्लेबिसाइट करवाएं, लेकिन प्लेबिसाइट के ना तो अब जम्मू कश्मीर की वो ज्योग्राफिकल कंडीशन रही है, जो उस वक्त जो उसका जो भी तशख्खुस था वो आज नहीं है मौजूद। एक बहुत बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर का अक्साई चिन 1962 के भारत चीन के जो जंग हुई उसके बाद चीन के पास चला गया है। फिर शाक्सगाम वैली का एक हिस्सा है, जब 1960s में पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने बॉर्डर के जो इश्यूज हैं उनको सेटल किया, तो इस शाक्सगाम वैली का बहुत बड़ा हिस्सा चीन को गिफ्ट कर दिया। तो अब ना तो रियासत उस फॉर्म में रही है, और ना ही अब मैं समझता हूं कि कोई इस किस्म की कोई बात हो सकती है। आई थिंक इंडिया हैज मूव्ड ऑन। अगर मैं इशारों इशारों में बताऊं तो इंडिया हैज मूव्ड ऑन। और जिस आर्टिकल 370 की बात पाकिस्तान में की जाती है कि जिस स्टेट को बाइफरकेट कर दिया दो हिस्सों में, और एक दोनों हिस्सों को यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो ये काम तो पाकिस्तान कराची एग्रीमेंट जब हुआ 1949 का उसके तहत कर चुका है बहुत पहले, जिसमें कि ये नॉर्दर्न एरिया जो हैं गिलगित बाल्टिस्तान के और ये सारे ये आपके फेडरल हुकूमत के अंडर आ गए हैं। एक आज़ाद कश्मीर का जिसको आप कहते हैं, जिसको हम पीओके कहते हैं, वो इलाका ही जो है आपने उसको छोड़ा है इसलिए कि भाई ये कहीं ना कहीं पे हम ये इस चीज को दिखाता है कि तब से लेकर अब तक हालात वैसे के वैसे ही हैं और हमने इसको टच नहीं किया है। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान ने उस खित्ते को छुआ ही नहीं है। बात यह है कि उन्होंने 70 साल पहले छू लिया था, इंडिया ने उसको आज हाथ लगाया है और उसको बाइफरकेट किया है।
तो ये वो फैक्ट्स हैं जो कि मैं समझता हूँ हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। तो पहले तो मैं ये कहूँगा, इसके ऊपर अगर ताहिर साहब कुछ कहना चाहें तो हम छोटे-छोटे पॉइंट्स में बात करें तो बेहतर होगा। जी हाँ, मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि गिलगित-बल्तिस्तान की जो आपने बात की है, वहाँ पे जो सेटअप है वो प्रोविज़नल है। उसकी एनेक्सेशन नहीं हुई। आप अगर कहें ना कि एनेक्सेशन, तो एनेक्सेशन नहीं है। वो एक प्रोविज़नल सेटअप बनाया गया है। उस प्रोविज़नल सेटअप में क्योंकि का वो क्या कहते हैं, वहाँ के का अमूर अंजाम देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो एक सेटअप बना है। उससे पहले ऐसा सेटअप नहीं था, जिसमें वो आप अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, वहीं के लोग वोट देते हैं, वहीं पे वो रहते हैं। उनमें से कोई भी जो है वो मेंबर पार्लियामेंट पाकिस्तान में नहीं है। ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ। जिस तरह कश्मीर में कोई मेंबर लेकिन वो जिस तरह से यूनियन टेरिटरी में इंडिया के अंडर वो एरिया है, जैसे हमारे यहाँ लद्दाख का एरिया जी, है, जी, तो जी। वो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड एरिया है। दैट इज ऑल आई एम नहीं, सेइंग। नहीं, पाकिस्तान भी उस एरिया को फेडरली एडमिनिस्टर करता है। नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है इसके ऊपर। नहीं, वहाँ पे जो यूनिट बना है ना, वो मैं क्लियर कर दूँ। वहाँ पे उन्होंने जो हेड ऑफ दैट एरिया गिलगित-बल्तिस्तान को है, उसको ना उसको सूबे का दर्जा दिया है, सूबे का दर्जा नहीं है उसका। लेकिन उनकी अपनी असेंबली है और उनके अपने लोग वहाँ पे मुंतखब होते हैं और वहीं के वोटर होते हैं वो लोग। पाकिस्तान से जाके कोई वहाँ वोट नहीं देता। वो अपने मेरा फैसले। ये कहने का मकसद है कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने बाइफरकेट किया है, उसी रीजन को जो आपके पास है, आप भी उसको कुछ हिस्सों में तोड़ चुके हैं। वो ख्वाह आज जिस भी शक्ल में मौजूद हो, मैं उसके ऊपर ज्यादा बहस करने का कोई फायदा ठीक है, नहीं ठीक है। है, ठीक है। बट जो उसका ओरिजिनल तशख्खुस है, वो मेंटेन नहीं है। ये कहना चाह रहा हूं सर। पर आपका नुक्ता तो नज़र है, मैं तो जी मतलब जिस इतने तरह से प्यारे आदमी हिंदुस्तान को। के अंदर अगर हम ये कहें, जम्मू और कश्मीर की जो फॉर्मर रियासत है, जी, उसकी जो ओरिजिनल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी, वो वैसी नहीं है आज। वो बहुत हद तक बदल गई हैं। ठीक आपके यहाँ पर भी वो बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। शाक्सगाम जी, वैली का, जैसे मैंने कहा, एक हिस्सा जी, चीन के जी। पास है, जो कि 1947 में नहीं था। ये तो फैक्ट है। अच्छा, अच्छा ताहिर साहब 1940 मैं करूँ जी गुरदासपुर, आपका इल्म होगा कि गुरदासपुर जो है वो जब पार्टीशन हुई है, तो उस वक़्त गुरदासपुर पाकिस्तान में था और मेरे ख्याल से ये जो है, असल जो जम्मू कश्मीर का मसला है, उससे डिविएट करने वाली बात है। गुरदासपुर के मसले के ऊपर हम तफसीलन 1 घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं। आई थिंक इट वुड बी अ वेस्ट चलो ऑफ ठीक है, टाइम। अ लॉट हैज बीन रिटन अबाउट इट, अ लॉट हैज बीन स्पोकन अबाउट इट। ठीक है, ठीक है, शकील साहब जी आपको बता देंगे। जी ताहिर ठीक है। साहब, बात यह है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में काफी कमी है कश्मीर इशू के ऊपर अवेयरनेस की। और जी, किसी भी गवर्नमेंट के इदारे ने, किसी भी तालीमी इदारे ने कोशिश नहीं की, किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं की कि लोगों को एजुकेट किया जाए उसके बारे में। जी, और शायद जी, एजुकेट अगर कर दिया जाए तो फिर लोग उस तरह से इमोशनल तरीके से नहीं सोचते, जो बगैर इंफॉर्मेशन के जितने इमोशनल आप हो सकते हैं। हुँ, मसलन लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर बलोच हैं, एक लाहौर में रहते हैं, नवाए वक्त में कॉलम लिखते हैं। जी, उन्होंने 2013 में नवाए वक्त में एक अपना आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो ट्राइबल इन्वेजन करवाया कश्मीर पे, वो सबसे बड़ा फैक्टर था कश्मीर की इंडिया के साथ एक्सेशन का। और उसमें उन्होंने कहा कि हमने पूरा केस मिस हैंडल किया, एक एक स्टेप पे मिस हैंडल किया। हमने उनके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया कि हम हालात को जूं का तूं रखेंगे, और उसके बाद हमने उनकी सप्लाईज रोक दी। जब उनको हमारी हमदर्दी की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी, हमने उन्हें भूखों मारने की कोशिश की, क्योंकि कश्मीर की सारी सप्लाईज, दालें, तेल और ये चीजें सारी वो पिंडी से जाती थी, तो जी, वो हमने रोक दी। फिर हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोई कोशिश नहीं की। शेख अब्दुल्ला ने अपने लोग भेजे मुज़ाकरात करने के लिए, हमारा कोई सीनियर लीडर उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं था। जिन्ना साहब कहते थे ये तो पके हुए फल की तरह मेरी झोली में आ गिरेगा कश्मीर। और सर, एजी नूरानी, हु इज द फोरमोस्ट अथॉरिटी ऑन द कश्मीर इशू, और सबसे तफसीली किताब एजी नूरानी ने लिखी है, द कश्मीर डिस्प्यूट, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने 2014 में छापी। उसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया ने नवंबर 1947 में, यानी कश्मीर की जंग शुरू हो चुकी थी ट्राइबल इन्वेजन के बाद, उसके बाद भी इंडिया ने ऑफर की कि आप जूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन और कश्मीर में एक ही वक्त हम करा देते हैं रेफरेंडम, प्लेबिसाइट। तो जिन्ना साहब ने इनकार कर दिया। उसके बाद सर, इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पटेल, सरदार पटेल ने ये ऑफर की
और ये पाकिस्तान के कोई आधी दर्जन के करीब लोग हैं जिन्होंने इसको लिखा है अपनी किताबों में। उसने कहा कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं, कश्मीर ले लें, जिनमें से एक सरदार शौकत हयात की किताब है जो जंग पब्लिशर्स ने 1995 में छापी। वो कहते हैं जी जब ये ऑफर का मुझे पता चला तो मैं लियाकत अली खान के पास गया और मैंने कहा जी ये अच्छी ऑफर है, आप कबूल कर लीजिए। तो लियाकत अली खान ने कहा शौकत तुम मुझे पागल समझते हो, मैं यानी हैदराबाद दक्कन जैसी बड़ी रियासत जो पंजाब से भी बड़ी है उसे छोड़ के कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं? तो सर ये है वो हालात जिनमें हमने वी मिस द बस। इफ यू मिस द बस यू मिस द बस। तो देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। एक चीज आप और इस बात को एजी नूरानी साहब ने अपनी किताब द कश्मीर डिस्प्यूट के पेज नंबर 174 में भी लिखा है, जो सरदार पटेल की ऑफर थी। और पेज नंबर 7 और 8 के ऊपर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 1 नवंबर 1947 को प्लेबिसाइट की भी बात की थी, जिसको पाकिस्तान में और हमने जिन्ना ताहिर साहब ने साहब इस रिजेक्ट पे कर दिया। कभी कास्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं किया कि हमारी इस कश्मीर के साथ ऑब्सेशन ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है। तो एमबी नकवी सर एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, कराची में रहते थे, उन्होंने 1988 में एक आर्टिकल इस पे लिखा और उन्होंने यही आर्ग्यू किया कि 65 में हमने एक आर्म्ड एफर्ट करके देख ली, मुसल्ला कोशिश करके देख ली कश्मीर हासिल करने की, वो हमारी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो उस वक्त हमें समझ जाना चाहिए था कि इट इज टाइम टू मूव ऑन। और किसी भी हुकूमत में चूंकि प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा था कश्मीर पे, वन साइडेड प्रोपेगेंडा था, तो हर हुकूमत को यही खतरा था कि हमने जरा सा भी कंप्रोमाइज किया तो हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा। तो आप जो है यू बिकम अ प्रिजनर ऑफ योर ओन प्रोपेगेंडा, योर ओन रेटरिक। तो सर ये बात जो है ना एमबी नकवी की, मैंने आगा शाही साहब को कही ड्यूरिंग माय स्टूडेंट डेज, तो वो इंटरेस्टिंग था उनका बड़ा जवाब। वो कहते हैं एमबी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन पंजाबी 60% है पाकिस्तान का, उनको ये बात कौन समझाएगा? तो सर इस पे आप रहनुमाई कीजिए, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं ये कहूँगा कि ये जो मसला है ये हर दौर में दोनों तरफ से मिसहैंडल हुआ है। और ये इसमें जो आपने हैदराबाद दक्कन की बात की, दक्कन तो अब भी उधर ही है, दक्कन भी नहीं मिला, कश्मीर भी नहीं मिला। तो ये तो मतलब ऐसी सूरत हाल है कि इसमें जो भी हमारे हमायदीन थे, लीडर थे, वो वक्ती मसलतों के हाथों या मैं कहूँगा कि पॉपुलर प्रोपेगेंडा के ज़ेरे असर वो इन चीज़ों को उछालते और दबाते रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाक़ई आपने शकील साहब बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि असल हक़ाइक़ जो है वो कौम तक नहीं पहुँचे। और इस पे आपने बड़ी ये मैं समझता हूँ कि अरविंद ने भी किताबों के हवाले दिए, आपने भी, और इसमें बहुत नई बातें, कई बातें जो ऐसी हैं जो मेरे इल्म में भी नहीं थी, वो भी मुझे पता चली हैं। लेकिन ये कि हमें बहरहाल वो कहते हैं ना कि पड़ोसी बदले नहीं जाते। जब पड़ोसी बदले नहीं जाते तो पड़ोसियों के साथ मिलकर चलने के लिए रास्ते भी बनाए जाते हैं। और वो रास्ते बनाने के लिए हमें, जब हम पाकिस्तान से बाहर, हिंदुस्तान से बाहर जाकर अगर हमारे रास्ते बनते हैं तो हम बिल्कुल एक दरवाज़ा दरमियान में है, उस दरवाजे के ज़रिए हम आ जा क्यों नहीं सकते? मतलब ये सोचने की बात है। अब ये अगर के पिछले दिनों जो सिलसिला चला था कि जी इंडिया से प्याज आएगा, तो पहले भी इंडियन पंजाब से आता रहा है प्याज भी, और दूसरी अजनास भी आती रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी जो क्या मैं पाकिस्तान के वक्त थी उससे कहीं ज़्यादा इस वक्त आबादी हो चुकी है। कहते तो है कि 22 करोड़, लेकिन ये 24 करोड़ तक जा चुकी है। जो अक्सर दीगर अदारे जो है वो कहते हैं ये तो 24 करोड़ तक जा चुकी है। और हिंदुस्तान में पिछले दिनों जब कोविड में कितना मतलब वो नुकसान हुआ अच्छा खासा, बल्कि सारे काम भी बंद हो गए, लोगों की वफात हुई बेतहाशा, यानी कि जो उनका डिस्पोज ऑफ करना था डेड बॉडीज को, उसके लिए उनको जगह नहीं थी, लकड़ियां नहीं थी, और देख के दिल दहलता था।
कि इंसान है, ये इनके साथ क्या हो रहा है। और इतनी बड़ी आबादी, अब आबादी पे भी आपने दोनों तरफ अतराफ कंट्रोल करना है, आपने वसाइल भी बढ़ाने हैं आपने दोनों तरफ, और आपस में एक दूसरे से मिल बैठकर जो मसाइल है उनका हल निकालना चाहिए। ये सारे मसाइल का हल जो है वो जंगें नहीं होती हैं। हमने देख लिया, हमें अरविंद से माजरत के साथ, अरविंद हमें ईस्ट पाकिस्तान का तजर्बा है। ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, हमारी अपनी भी गलतियां थी, और उसमें भारतीय क़यादत ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला। तो वो चीज़ें ज़हन से नहीं निकलती हैं। यानी कि खुदा न खास्ता, मैं तो नहीं कहूँगा कि आपका इंडिया का कोई ऐसा पार्ट जो है वो अलहदा हो जाए और उसमें सेपरेट वो चीज़ निकल आए, क्योंकि वहाँ पे भी अफ़ाम तफ़हीम से बातें चल रही हैं। लेकिन वहाँ पे अगर कोई ऐसी तहरीक कहूँगा या क्या कहना चाहिए, अगर आगाही मुहिम है, अवेयरनेस हो रही है, वो लोग देखते हैं कि हमें वो नहीं मिल रहा है हमारे हकूक, और वो कोई ऐसी मुहिम करते हैं, ऐसी कोई तहरीक चलाते हैं, तो यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह मतलब पाकिस्तान में भी जब हमारे कोई ऐसा बलूचिस्तान में कोई वाक़या होता है और उसके लिए मोदी जो है वो अपना मोदी जी वो वहाँ से एक ऐसा तकरीर कर देते हैं कि इस वक़्त वो लाल किले में खड़े होके उन्होंने एक तकरीर की थी, बलूचिस्तान के लोग भी मेरे साथ हैं। और वो जब इन चीज़ों में हमें अब इन चीज़ों से हट जाना चाहिए। हमें एक-दूसरे के मामलात में मुदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, भलाई की तरफ आएँ, भलाई जितनी हम कर सकते हैं एक-दूसरे के साथ करें, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, हमारे नज़रिए के मुताबिक, अक़ीदे के मुताबिक, दोबारा नहीं मिलती। तो ये जो एक दफ़ा जी ज़िंदगी मिलती है, इसको अच्छे काम के लिए हम ज़रूर करें, और आपस में नफ़रतें जो है वो उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और बिल्कुल। नफ़रतें ख़त्म करने के लिए आपको अपने मसाइल जो हैं और वसाइल, उन दोनों का ख़्याल रखना पड़ेगा। ये मसाइल को भी हल करना है और वसाइल को भी हमने एक-दूसरे के लिए वक़्फ़ करना है। जी ताहिर साहब, बिल्कुल नफरत जो है इसका खात्मा जरूरी है। और सर, हैदराबाद दक्कन की मैं थोड़ी सी बात करूं। जी, एक्चुअली हैदराबाद दक्कन बहुत अमीर रियासत थी। जी, जी। तो उसका जो जो हुक्मरान थे, निज़ाम, वो आपको पता है कि 1937 में टाइम मैगजीन के कवर पे थे, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। जो जी, आज स्टेटस एलन एलन मस्क को हासिल है, वो स्टेटस उनका था उस वक्त। तो हमें उससे उम्मीद थी पैसे मिलने की। तो उस वजह हुँ, से हमारी लीडरशिप जो है वो रियलिस्टिकली ना सोच सकी कि इस पॉलिसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो बगैर सोचे समझे जो है उसके पीछे लगे रहे। और सर, एक कासिम रिजवी साहब थे जिन्होंने वहां पे जी, बगावत का आलम बुलंद किया था, और उनको सरदार पटेल ने बुलाया, निजाम से भी बात की कि यार आराम से जो है ना आप एक्सेशन कर लें, आपके हकूक महफूज रहेंगे, किसी को तंग नहीं किया जाएगा। तो इवन मौलाना मौदूदी ने कासिम रिजवी को खत लिखा कि कासिम रिजवी साहब, आप इंडिया के साथ आबरूमंदाना समझौता कर लीजिए। निजाम का जो सिस्टम है ये रेत की एक दीवार की तरह है, ये जल्दी ढह जाएगी, अवाम के लिए मसाइल पैदा ना करें। लेकिन कासिम रिजवी साहब जो थे हवा के घोड़े पे सवार थे, और उन्होंने कहा कि ये मौदूदी साहब हमें बुजदिली की तलकीन कर रहे हैं। वो खत फाड़ दिया उन्होंने। तो उस पे मौदूदी साहब ने कहा था कि हमारी कौम को सिर्फ जज्बाती लोग ही, जज्बाती लीडर ही पसंद आते हैं। और सर, ईस्ट पाकिस्तान पे भी आप देखिए, आपने बात ये की। ये 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 जज़्बाती मिज़ाज जो है दोनों तरफ है, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी है। लेकिन सर हमें नहीं, हमें हमें इस किस्म की फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। मैं काफ़ी देर से आपको सुन रहा हूँ। अब हर बात पे इक्वेट कर देना कि जी हर चीज़ इंडिया में भी वैसी है जैसे पाकिस्तान में है, तो हमारे मुआशी नहीं, हालात आप मैं जैसे नहीं हैं। कौमी हमारे मिज़ाज बच्चे की, अरविंद, मैं यूनिवर्सिटियों में कौमी रैंक मिज़ाज की लेकर बात आते कर रहा हूँ हैं। कि वो देख लें। नहीं, जज़्बाती जज़्बाती साउथ एशिया के लोग जो हैं, जी, वो जी, ठीक है आपकी बात, सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, वो हैं, मगर एंड में कौम को रास्ता दिखाने के लिए अच्छी लीडरशिप का होना ज़रूरी है। अवाम कितनी ही जज़्बाती क्यों ना हो, लेकिन कौम के बड़े अगर उन्हें सही रास्ता दिखाएँगे, जी, तो वो उनके खिलाफ नहीं जाते कभी भी। हमारी जी, तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती पिछले 75 साल में कि हमारे हुक्मरानों ने कोई फैसला किया हो और हमारी अवाम जो है, उसके बिल्कुल खिलाफ खड़ी होके उन्होंने
गवर्नमेंट ही गिरा दी हो किसी एक फैसले की जो बुनियाद पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, और बाकी आपने बहुत सारी बातें की, एक एक करके उन पे बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ गुंजाइश है, हमें हर मसले के ऊपर मोदी साहब बलूचिस्तान पे क्या कहते हैं, और फिर हम ईस्ट पाकिस्तान में चले जाएं। मेरे ख्याल से हम अपने आज जो हमारे ताल्लुकात हैं, कश्मीर एक वो काफी है हमारे लिए एक वजह के तौर पे कि हम अपने ताल्लुकात को हाईजैक ना होने दें, और हम आपसी जो बहस है उसमें ना पड़ के अगर हम नए नए और फ्रंट खोल लेंगे कि जी 71 में ये हुआ था, आप कहेंगे जी, मैं उसमें कहूंगा जी 65 में बहुत कुछ हुआ था, 71 में भी इंडिया ने जब की है मदाखलत, उससे पहले बहुत कुछ हो गया था। फिर वो प्रोग्राम जो है वो बाकी प्रोग्राम्स की तरह यूं ही वक्त की बर्बादी है, और वहां से कोई हम अच्छी मुस्बत बात लेके आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है, अब यही बात जो इमरान खान ने भी बहुत बार कहा है, मुशाहिद हुसैन कह रहे थे टेलीविजन चैनल पे कुछ टाइम पहले कि जी अभी खालिस्तान का रेफरेंडम होगा और आप देखें और उसके बाद इंडिया से अलग हो जाएगा। इस किस्म के पॉपुलिस्ट बयान जो हैं वो हमारी हुकूमतें देती रहती हैं, मगर ये देखें कि मोदी साहब को उस हद तक उन्होंने जाके बात की, एक दफा कर भी दी, तो उन्होंने यही कहा कि जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। तो उसको उस बात के बाद तो हमारे बीच में बहुत कुछ हो गया है। उसके बाद तो एक गुंजाइश थी, मैं समझता हूँ, टेबल पर बैठने की। आज के जो हालात बने हैं इसके बाद तो देखकर ऐसा लगता है कि दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तो जो टमाटर प्याज के ऊपर लड़ रहे हैं कि आप, अब ये है कि जिनके लिए टमाटर प्याज एक मसला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के हर घर में कुछ और हो ना हो, आलू प्याज टमाटर ये 3 चीजें तो होती होती हैं, गरीब से गरीब घर हो वहां भी। तो अब अगर आप प्याज और टमाटर नहीं लेते हैं तो जो आपकी रूलिंग एलीट है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए 1000 रुपए आप किलो टमाटर कर दें वो तब भी खरीद लेंगे। सवाल उनका है कि जो जिनके लिए 100 रुपए 150 रुपए टमाटर खरीदना बहुत मुश्किल है, और वो भी इन दिनों जब पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। ऐसे वक्त में भी अगर आप कश्मीर को लेके कोई बात करें तो मैं पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि फोकस्ड डिस्कशन हो, पॉइंट टू पॉइंट बात हो, और फिर हम आगे बढ़ें। रूस की कुछ रेड लाइंस थी, उनको अपनी सिक्योरिटी के खदशात थे कि नेटो जो है हमारी एक्स सोवियत जो यूनियन की टेरिटरीज हैं वहां तक ना आए। ये उन्होंने कहा कि उन्होंने बार बार मुसलसल इस पे वार्निंग दी, और जब उनको लगा कि उनकी रेड लाइन को बार बार जो है अबूर करने की कोशिश हो रही है तो उन्होंने मिलिट्री एक्शन के तौर पे उसका जवाब दिया। पाकिस्तान का ये बयानिया रहा है पिछले 70-75 साल से कि जी कश्मीर हमारी शाहरग है। अब वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मौजूदगी में राजा फारूक हैदर जब ये कहते हैं कि मेरी नानी ख्वाब में आती थी और वो कहती थी कि वो आ रहा है सब हिलाली पगड़ी पहन के घोड़े पे, श्रीनगर की माएं जब दरवाजा खोलती हैं तो ये ख्वाब उनमें आता है और ये वो, तो ये इस किस्म की जज्बाती बातें करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर अगर पाकिस्तान ने भी कोई रेड लाइन तो उनको उनकी भी होनी चाहिए, और आई एम श्योर होगी। तो अगर कोई ऐसी रेड लाइन थी, अब पिछले किसी से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, वो कहते जी आर्टिकल 370 ही वो रेड लाइन थी। तो मैंने कहा वो तो जिस इलाके को आप कह रहे हैं कि ये तो इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, IIOJK, तो उसके अंदर फिर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी इस बात से। आपकी नजर में उसकी जो हैसियत है वो पहले भी ऑक्यूपाइड के जम्मू एंड कश्मीर की थी, वो आज भी वही है। तो जिस इलाके को आप ऑक्यूपाइड मानते हैं वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की क्या हैसियत हो सकती है। तो पाकिस्तान को मतलब आप पता नहीं अपने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इनसे बाहर निकलना चाहिए, और कोई रेड लाइन उबूर हो तो फिर उसका जवाब देना चाहिए। आज अगर कोई कश्मीरी आपकी तरफ देखे भी तो क्यों देखे, पाकिस्तान ने, वो खुद कहते हैं कश्मीर के लोग कि हमें बड़ी उम्मीदें थी कि अगर इस तरह की कोई हिमाकत होगी तो पाकिस्तान जवाब देगा मिलिटरीली। जब वो जवाब नहीं आया तो लोग ये कह रहे हैं कि यार जब ये हो गया तब पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। अब ऐसा कौन सा बड़ा, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, हमारी सियासी सूरत हाल है उसमें ऐसी कौन सी बड़ी तब्दीली आ सकती है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान कहे कि जी हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है, अब हम जो हैं कोई एक्शन लेंगे। इमरान खान ने तो कह दिया कि हम उस कश्मीर की वजह से अपने पाकिस्तान को खतरे में नहीं डाल सकते। इसका मतलब यह है कि आप मिलिट्री एक्शन उधर नहीं करना चाहते। जब मिलिट्री एक्शन नहीं करना चाहते तो किस्सा खत्म है। लेट्स बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स। हम बार बार एक ही जो है एक रटे रटाए बयानिए को बोलने से
अब हर कोई जानता है इस बात को दिल ही दिल में कि यार प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं, एवरीबडी नोज दैट कि कुछ हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। मैं 2 मिसालें और देना चाहता हूं, फिर मैं चाहता हूं ताहिर साहब इस पे ब्रीफली बात करें। जी जी शाह महमूद कुरैशी साहब से जब इंडिया ने वहां पे एक तरह से कर्फ्यू लगाया और कुछ महीने तक चला, तो शाह महमूद कुरैशी साहब यूएनएचआरसी में गए। वहां पर उनको जितने मुल्कों की हिमायत चाहिए थी एक पिटिशन दाखिल करने के लिए, वो नहीं मिली। वो नहीं मिली तो उन्होंने जो है उस पिटिशन को, जाहिर सी बात है वो एडमिट हो ही नहीं सकती थी। तो वो वापस जब पाकिस्तान आए तो जावेद चौधरी ने उनका इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि आप बताएं फॉरेन मिनिस्टर साहब, आप तो गए इस काम से थे, आपने पिटिशन क्यों नहीं की? आपके पास क्या इतने मुल्कों की जितनी उसमें जरूरत होती है उसमें हिमायत नहीं थी आपको हासिल? जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, हिमायत थी लेकिन हमने फिर भी नहीं की। तो उन्होंने कहा हम करेंगे, अपने वक्त पे करेंगे, जब हमें ठीक लगेगा कि हमें करना है उस वक्त करेंगे। तो जावेद चौधरी ने कहा कि आपको अंदाजा है कि 3-4 महीने से कश्मीर लॉकडाउन में है, अगर आप इस वक्त यूएनएचआरसी के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर कोई पिटिशन तक नहीं डाल सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? तो जावेद चौधरी का इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो यही कहते रह गए कि जी हम डालेंगे पिटिशन एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग। इससे ज्यादा और कौन सी क्या करे हिंदुस्तान कि आपको एहसास हो कि भाई हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया है। फिर मुल्तान में एक जलसे में उन्होंने ये बात कही कि ये नहीं है कि हमारा बयानिया कमजोर है कश्मीर पे, बात ये है कि हमारी जेब में पैसे नहीं है। और उन्होंने कहा कि अब हमारे पंजाबी में एक कहावत है यहाँ पे सराइकी में, वो कह रहे थे कि जिन्ना दे घर दाने उन्ना दे कमले भी सियाने। हमारे पैसे, साडे पैसे मुक गए ने, साडे कोल पैसे नहीं है। तो फिर सवाल ये बनता है कि भाई अपने जब नहीं है पैसे तो फिर दूसरे की हम क्या मदद करेंगे? आप आप घूमते रहते हैं, एयर ट्रेवल की है आपने इंटरनेशनल इतनी ज्यादा, तो सबसे पहले तो प्लेन में यही कहा जाता है भाई इन एन इमरजेंसी आप अपने पहले मास्क लगाएं, फिर साथ बैठा हो उसके मास्क लगाएं। तो जब अपने मास्क लगाने के लिए लाले पड़ गए हों तो फिर इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए थे। इससे इसको लेके, इस एक कश्मीर के मसले को लेके हमें इंडिया और पाकिस्तान के 150-60 करोड़ अवाम जो हैं उनको हाईजैक नहीं करना चाहिए। इंडिया का भी एक तनाजा है, हमारा भी एक क्लेम है कि अक्साई चिन्ह हमसे छीना गया था, जंग लड़के छीना गया था। तो कश्मीर तो आपके पास कभी था ही नहीं, ये हिस्सा जो हमारे पास है कभी नहीं रहा पाकिस्तान के पास। तो हमारे पास जो टेरिटरी कोई 15-20 साल भी रही हो वो छीन ली गई है। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया ने उस टेरिटरी को हासिल करने के लिए चीन पे कोई चढ़ाई की है, कोई जंग मुसल्लत की है? बिल्कुल भी नहीं की। क्या इंडिया ने अपने और चीन के जो ट्रेड रिलेशन हैं उनको हाईजैक किया है या उनको स्टॉल किया है कि जब तक हमें एक्साइज चिन्ह नहीं मिल जाता हम जी चीन से कोई तिजारत नहीं करेंगे? इंडिया ने वो भी नहीं किया है। वी हैव अ पॉपुलेशन टू फीड। हमें लोगों को, आप अगर एक आज तकरीबन 100-125 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, अगर इंडिया और चाइना की ट्रेड ना हो तो हमारे विद इन इंडिया न जाने कितने ऐसे हजारों लाखों हमारे बिजनेसेस होंगे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो पहला काम तो किसी भी हुकूमत का, आप चाहे किसी भी नेशन स्टेट में देख लें, वेदर इट इज अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और पाकिस्तान, पहला फर्ज है कि जो हमारी जोग्राफियाई हदूद में आबादी रहती है हम उनकी जो वेलफेयर का काम करें, हम मेक श्योर करें कि उनके पास 2 वक्त की रोटी हो। उसमें अगर अगर हमारी तरफ से कोई कमियां रह जाएं तो हाउ डू वी ओवरकम दैट। लेकिन ये नहीं कि एक मसले को आप इशू बना के उसको, और वो भी 75 ईयर्स का, इट्स लाइक आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू बीट अ डेड हॉर्स। उसमें जान नहीं आने वाली, अब जितना मर्जी उसको मार लें आप। तो अब उस एक मसले को हाईजैक करके हम कितने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को रोके हुए हैं। अगर उसमें भी आगे बढ़ना है, और मैंने जैसे पहले कहा हम कोई मुस्बत पैगाम देके जाएं, तो उसका वाहिद रास्ता ये है कि हम यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर सार्क को मजबूत करें। हम अपने पीपल टू पीपल कनेक्शंस को बहाल करें, डिप्लोमेटिक टाइज को हम जो है उनको हम स्पेस दें। हमारे तो एम्बेसडर अपॉइंट नहीं हुए अब तक। तो जिनको जिन जिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हमने डाउनग्रेड कर दिया था आर्टिकल 370 के बाद, उनको फिर से आप बहाल करें, ट्रेड स्टार्ट करें। उसी में से कोई 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 कश्मीर पर भी बात हो जाएगी। कश्मीर में दोनों तरफ फैमिलीज हैं,
एक एक दरिया के दोनों पार लोग रहते हैं, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इतनी ही दूरी का फासला है, वो बोल के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हम इसको एक ह्यूमन एंगल से इस मसले को देखें, ना कि एक पॉलिटिकल एंगल से। और अगर ये खित्ता सार्क जो है कामयाब होता है, हम यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर अगर एक दूसरे से मिल सकते हैं और इतनी आसानी से मिल सकते हैं कि सुबह आपकी मुजफ्फराबाद में हो, शाम आपकी श्रीनगर में हो, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि आपका वोट मुजफ्फराबाद में है, आप रहते जो हैं वो हमारी तरफ कहीं पे जम्मू में, पुंछ राजौरी में है, एंड वाइस वर्सा। मैं लाहौर में आके रहूं, आप रात को आके चंडीगढ़ में रहें, आपका दिल आपका करे तो आप जनाब वहां पे घर बना लें। आप इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि हाँ भाई, वोटिंग राइट तो नहीं दे सकते हैं फिलहाल, तो दैट इज वो कोई मुहज्जब जो मुआशरे होते हैं उनमें होता है, लेकिन कम से कम इतनी गुंजाइश हो कि कोई सिटीजन आके रहना चाहे, एज लॉन्ग एज ही हैज अ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, वो प्रॉपर्टी लेके भी वहां रह सके। क्या हम ये कर सकते हैं? ये है जो मैं बात करना चाहता हूं। जी ये तो आपने प्रैक्टिकल, ये तो आपने बातें प्रैक्टिकल, ये इससे ज्यादा कुछ मेरे पास करने के लिए है नहीं सर। अरविंद बहुत बहुत अच्छी बातें की हैं, और इसमें तो इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इब्तिदा में ही मैंने कहा था कि जो भी चीज़ है उसको इंसानी नज़रिए से देखें, इंसानों के हवाले से देखें, उसको आप कैमोफ्लाज ना करें, ना रिलीजन से कैमोफ्लाज करें, ना किसी और चीज़ से। इसलिए वो इंसानी मसाइल का हल बड़ी अच्छी बात है कि अपने अपने इलाकों के लोगों की पहले ज़रूरतें पूरी की, और फिर उसके बाद आप आपस में जो रवाबत है उनको उनमें इजाफा करें। और ये चीजें देखें, ऊंच नीच आती रहती है, हर वक्त आती रहती है। अब इस वक्त एक डेडलॉक्स है, तो ये डेडलॉक जो है ये कैसे खत्म होगा? ये शकील साहब बताएंगे या आप बताएंगे, ये कैसे खत्म होना चाहिए? किसको पहल करनी चाहिए? ये मैं बता देता हूं जी। हाँ द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। फैसला आपने करना है, ट्रेड रिलेशंस भी आप ही ने बंद किए थे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इवन एट द पीक ऑफ कारगिल वॉर, हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को एक्सपेल नहीं किया, उनको वहीं रखा। पाकिस्तान ने गुंजाइश नहीं छोड़ी है, आपने अपने आप को बंद गली में धकेला है। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे। इसमें ताहिर साहब, जी आपके जी इल्म में होगा कि इंडिया ने 1996 में एमएफएन दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जी जी स्टेटस जो है। हालांकि मैं समझता हूं ये बड़ी मिसलीडिंग टर्म है। बहरहाल इसका मतलब सिर्फ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं होता। फिर भी जी इंडिया जी ने 96 में ये पाकिस्तान को दिया, और पाकिस्तान ने कभी ये नहीं दिया। जरदारी दौर में इंटरनेशनल कुछ प्रेशर आया कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे, ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है ये, तो उस पे हुकूमत ने कहा कि हम देने जा रहे हैं। हमने क्या किया, हाफिज सईद को खड़ा कर दिया कि भाई इसका जवाब दो तुम। हाफिज सईद ने मस्जिद शोहदा से जुलूस निकाला, वागे तक चले गए कि किसी माई के लाल में इतनी जरूरत नहीं है कि इंडिया को एमएफएन का मोस्ट फेवर्ड नेशन, सबसे पसंदीदा कौम का दर्जा दे सके। तो सर हमने तो खारजा पॉलिसी हाफिज सईद जैसे लोगों के हवाले की हुई है, तो हम किस तरह से खारजा पॉलिसी कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे हम रैशनल प्लेयर हो सकते हैं? और सर आपने कहा कि दोनों कौमें जज्बाती हैं। सर हमारे बहुत पढ़े लिखे एक प्राइम मिनिस्टर थे, लीडर थे, जुल्फकार अली भुट्टो। उनकी आप लफाजी देखिए, वो कहते थे कि इंडिया में मुसलमानों को खत्म करने की मुहिम जारी है। 1968 में कहा उन्होंने, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी, तो उन्होंने ये कहा कि अ कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। वो मुसलमान जो 1947-48 में 9% थे, 9.5% थे, आज वो 15% हैं। तो ये कैसी एक्सटर्मिनेशन है, कैसा जेनोसाइड है? और फिर उसके बाद यहीं पे खत्म नहीं हुए वो, उन्होंने कहा हम 1000 साल तक लड़ेंगे इंडिया के खिलाफ। तो सर पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या आवाम को खुशहाली देना था, या इंडिया के साथ 1000 साल तक लड़ना था? उसके बाद सर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, वो भी माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। वो किस तरह की लैंग्वेज यूज करते रहे नरेंद्र मोदी के बारे में, और नरेंद्र मोदी के क्रेडिट है कि उन्होंने कभी उसका जवाब नहीं दिया। और मेरी एक दफा पार्लियामेंट के एक मेंबर से बात हो रही थी, वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो भी हैरान थे कि यार हमारा प्राइम मिनिस्टर दिन रात कोसता है नरेंद्र मोदी को, और वो जवाब तक नहीं देता। और जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोविड की वजह से हमदर्दी का इजहार किया, तो हमारे एक वजीर ने कहा कि नरेंद्र मोदी विल बी द लास्ट पर्सन हुज गुड विशेस वी नीड। तो क्या डिप्लोमेसी इस तरह कंडक्ट की जाती है?
और हमारे कुछ इवन रिटायर्ड एम्बेसडर्स ने इस पे एतराज किया कि यार आप दूसरे प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से एड्रेस नहीं करते, आप अपने दरवाजे बंद नहीं करते। तो ये है सर हमारी डिप्लोमेसी। सर डिप्लोमेसी की अगर कोई अलिफ बे भी आती होती, माजरत के साथ, मैं अब वो कहना क्या अपना पेट नंगा करने वाली बात है कि जो रिसेंट पास में गवर्नमेंट गई है उसने बहुत सी ऐसी चीजें की हैं कि जहां आपको डिप्लोमेसी नजर नहीं आई। अब अरविंद बात कर रहे थे कि आपके पास तो इतने लोग ही नहीं थे कि आप वहां पे वो पिटीशन दाखिल कर सके, इतने मुल्क ही नहीं थे, तो वी वर इन आइसोलेशन। तो ये चीजें हमें नुकसान हुआ उसका, क्यों नहीं हुआ नुकसान? और वाकई वो जो दुरुस्त का उन्होंने एम्बेसडर्स ने जो भी थे कि ये मतलब हर एक कौम का एक अपना लीडर होता है और वो मुंतखब होके जो लीडर आता है उसकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है जो मुंतखब होके आता है। तो ये इस वजह से नरेंद्र मोदी जी जो है वो उनका जो एक मकाम है और जो मर्तबा है हिंदुस्तान के हवाले से यकीनन, और फिर खित्ते के हवाले से भी मैं कहूँगा। इसी तरह पाकिस्तान में जो हमारे मुंतखब लीडर हैं उनका भी, और मैंने नहीं देखा कि ऐसी कोई लूज टॉक या इस किस्म का नाम दे के किसी और लीडर ने कोई बात की हो। तो ये हमारे अलमिया है हमारा, मैं कहूँगा कि जो रिसेंट पास का जो तजर्बा था वो कोई अच्छा नहीं रहा। और अफसोस इस बात का हुआ कि वो जो मुल्तान के आपने एक वजीर का जिक्र किया वो भी किसी और हवा में थे, और वो पहले भी हालांकि फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, तब तो ऐसी बातें नहीं की थी। तो असल में ये होता है कि जो मैन इज नोन बाय द कंपनी ही की, तो जिस कंपनी में वो रहे हैं तो उन्होंने वही लहजा और वही हरकतें करनी थी। तो उससे तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ हुई है, मुल्क की बदनामी हुई है, पाकिस्तान की बदनामी हुई है, ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। और जी हमें यकीनन हमें अपनी गलतियों को का एहसास है, और हमें किसी की तरफ अगर हम उंगली उठाते हैं तो ये बाकी की उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं। बिल्कुल इसलिए सही। हमें ये चीज ध्यान में इसलिए हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें अपनी गलतियों को भी पहले देखना चाहिए कि हमारी क्या गलती है, जी सर। फिर उसके बाद अच्छा जी ताहिर साहब, जी जी मैं बिफोर वी कंक्लूड तो मैं एक रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। सैयद अली गिलानी साहब जो पाकिस्तान में सबसे मशहूर कश्मीरी थे जिनको हमने हाईएस्ट अवार्ड भी दिया, उनका सर एक बड़ा जी मशहूर स्टेटमेंट है कि मुसलमान जो है ना वो किसी भी सेकुलर मुआशरे में नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकता। ये ऐसे ही है जैसे उसको पानी, जैसे मछली को पानी के बगैर रहना पड़े। तो सर इंडियंस जब मैं बात करता हूं तो वो ये कहते हैं कि भाई अगर ये सूरत हाल है तो फिर इंडिया में जो 20-22 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं उनको भी पाकिस्तान बुला लीजिए। और हमारे सर एक एजेके के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे सरदार मसूद जो आजकल यूएस में एम्बेसडर हैं, उनका एक बयान था कि हम दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं और दो कौमी नजरिए की बुनियाद इस्लाम पे है। तो सर अगर इस अप्रोच के साथ आप करेंगे तो क्या हल हो सकता है मसला? अगर हम ये समझते हैं जी पूरे कश्मीरियों का ये मसला है तो फिर आपने नॉन मुस्लिम्स को तो उसमें से निकाल दिया। नहीं, मैं करूं, मैं जी सिर्फ इस तमाम आपकी इस बात का जवाब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना उनके इस बयान से देता हूँ कि जब कि आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों, अपने गिरजाघरों, अपने मस्जिदों में, रियासत का कोई काम आपके मजहबी अकायद से नहीं है। जब ये वजाहत फादर ऑफ द नेशन ने कर दी है तो बाकी लोगों की ये बातें बेमानी है, मैं तो इन चीजों को तस्लीम ही नहीं करता। जी ताहिर साहब, मुझे मुझे याद है वो जो स्पीच है 11 अगस्त वाली, उसमें तो उन्होंने जी यहाँ तक भी कहा था ना कि सबके हुकूक बराबर हैं और रिलीजन की कोई वो नहीं होगी उसकी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। जी जी जो मैं या रियासत उन्होंने का कहा था कि रियासत रिलीजन, का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। जी रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। अच्छा अरविंद Exactly. जी, अरविंद हम जी कंक्लूड, जी, मैं जी एक दो प्लीज बातें इसमें कंक्लूड और कहना कीजिएगा चाहता जल्दी से, हूँ बस 3-4 मिनट में। कि जी, जी, जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब का एक बड़ा बयान था जो ये 2-3 साल पहले जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, वो कश्मीर गए हुए थे और कश्मीरी लीडर से और उनसे बात हो रही थी। नौजवान तबका भी वहाँ था, उनसे भी वो मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि देखें, अगर आप इस मसले को एक ह्यूमन एस्पेक्ट से उठाएँगे तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही नहीं, गैर मुस्लिम्स को भी अपने साथ खड़ा हुआ पाएँगे। लेकिन जब आप इस मसले को
एक दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर और इस्लाम की बुनियाद पर जब आप इसको लेकर जाएंगे तो फिर हम भी मुसलमान हैं जो इस मुल्क में रहते हैं, 20-25 करोड़ हैं। तो आप हमारा भी जरा सोच लें। फिर अगर आप इस बुनियाद पे अगर आप करेंगे तो फिर हमारे ऊपर भी हमारा भी एक सवाल उठेगा। सैयद अली शाह गिलानी साहब की आपने बात की, तो पाकिस्तान में ये बताया नहीं जाता। मैं इस प्रोग्राम के बाद ताहिर साहब का मेरे पास नंबर है, मैं इनको वो वीडियो भेजूंगा। सैयद अली शाह गिलानी साहब कहते हैं कि 2014 में मोदी साहब इलेक्ट हुए ही थे, अभी तक उन्होंने जो है ओथ नहीं ली थी। तो वो कहते हैं कि मोदी ने मेरे पास अपने 2 जो हैं एमएसरीज को भेजा। तो उन्होंने जब भेजा तो उन्होंने ये कहा कि आप अगर कश्मीर पर कोई कमिटमेंट चाहते हैं, तो हम आपको वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। आप आएँ, हम बैठकर जो है इस पर बात करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया और उस वफ़द को मैंने फ़ौरन जाने के लिए कह दिया। वो इसलिए कि मोदी का ताल्लुक जो है वो आरएसएस से था, इसलिए मैंने कभी भी उनकी इस बात पे यकीन नहीं किया। तो फिर कोई ये भी पूछ सकता है कि आपको अगर इस बात पर ऐतराज़ है कि मोदी साहब का ताल्लुक आरएसएस से है, भई आपका ताल्लुक भी तो जमात-ए-इस्लामी से रहा है। मतलब अब ये तो वो बात हो गई कि एक मुस्लिम लीगी कोई खड़ा होके कहे कि भाई तुम आरएसएस से हो, वो एक हिंदू नेशनलिस्ट जमात से हो, तो सामने वाला कहेगा भाई तुम्हारा जो नेशनलिज्म है वो भी तो एक मुस्लिम नेशनलिज्म है। तुम्हें क्या हक है कि तुम इसके ऊपर कोई बात करो? तो ये अगर सोच होगी कौम के जो बड़े हैं उनकी, तो वो क्या मसले का हल करेंगे? किस तरफ वो अवाम को लेकर जाएँगे? ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। और लीडर कोई भी हो, आपको पसंद हो ना हो, मेरे मोदी साहब से 1000 इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। लेकिन जब उनकी बात हो तो हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि भई हिंदुस्तान की एक अक्सरियत आबादी ने उनको इलेक्ट किया है। तो जी, हम इज़्ज़त करते हैं उस मैंडेट की, जो मोदी साहब को मिला है। अगर वो मैंडेट मोदी साहब के साथ ना हो तो ही इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। तो The fact that we are giving respect to the elected prime minister, वो जो ओहदा है प्राइम मिनिस्टर का, उसको हमें इज्जत देनी चाहिए। तो ये इमरान खान साहब जिस तरह से वो अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हैं, शायद वही रवैया इख्तियार उन्होंने इंडिया के लिए भी कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अगर एक सोल सर्चिंग करे और ये देखे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज कहाँ खड़ी है, कितने मुल्क हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, क्या वजह है? ले दे के बात एक ही आती है कि जी हिंदुस्तान बहुत बड़ी मार्केट है, उनको उनके साथ उनके कमर्शियल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स आपकी क्यों नहीं है? इन्वेस्टमेंट्स आपकी भी होनी चाहिए। आपके पास आज डेढ़ 2 बिलियन डॉलर के लिए 6 महीने से मातम लगाया हुआ था कि आज आए, कल आए। वो खबर ही आ जाती ना कि अब 1.5 बिलियन डॉलर आज आईएमएफ दे देगा, तो स्टॉक मार्केट में जो है स्टॉक्स ऊपर चले जाते। जब मालूम होता कि नहीं आ रहा, वो फिर वो जो है वो वहां पे नीचे चला जाता। तो 1.5 बिलियन डॉलर 25 करोड़ लोगों के लिए क्या हैसियत रखता है? कुछ भी नहीं है। 1.5 बिलियन डॉलर से आप 25 करोड़ लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते हैं। जितना आईएमएफ से अब कर्जा मिलना है, उससे ज्यादा तो पाकिस्तान को नुकसान हो गया है। ये जो फ्लड्स आए हैं इनके अंदर। और अब सबसे मैं समझता हूँ शर्मनाक बात है ना, प्लीज अगर आप मुझे सुनिए, अगर आप सुने तो यूएन सेक्रेटरी जनरल के सामने शहबाज शरीफ साहब को ये कहना पड़ा कि मैं हिज एक्सीलेंसी आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आपका दिया हुआ एक एक पैसा हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आवाम के ऊपर खर्च करेंगे। The fact that the prime minister has to say it, that basically describes the entire situation of Pakistan कि आज जो डोनर्स हैं वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमको इमदाद देते हैं, ये फ्लड्स में कोई कोई भी रिलीफ पहुंचाने के लिए, क्या वो लोगों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। जी, पाकिस्तान को अगर मजबूत होना चाहता है, किसी की कोई हेल्प करना चाहता है, पहले इकोनॉमिकली अपने पांव पर खड़े हों, दुनिया आपकी बात सुनेगी। एक वक्त था जब कश्मीर पर आपका जैसा भी मौकफ था उसको सुना जी। जाता था, उसको उसकी उसकी जो है पज़िराई होती थी। लेकिन करगिल के बाद में वो हालात वहां नहीं रहे हैं। ताहिर वो साहब, दिन है और आज का दिन है। काफी बहुत हुआ, कुछ है बातें करने ताहिर की। साहब कुछ काफी कहना हुआ। जी, चाह रहे हैं बिफोर वी जी, जी, जी। कंक्लूड क्विकली? मैं अरविंद, जी, आपने अभी जिक्र किया शहबाज शरीफ का कि उनको ये कहना पड़ा। आपको पता है वो क्यों कहना पड़ा? वो इसलिए कि हमारे जो रिसेंट पास्ट के लीडर जो थे ना, वो उन्होंने ऐसा पब्लिसिटी मचाई हुई है कि भी आप पुराने, बल्कि इंडिया की कुछ पुरानी तस्वीरें वो ट्विटर पे लगा दी और उस पे वो
बख्तावर जरदारी जो है उसने बच्ची ने उसने बाकायदा उस पर पॉइंट आउट किया और लोगों ने पॉइंट आउट किया, यानी कि अगर घर के बंदे ही घर को बदनाम करना शुरू कर दें तो फिर जो चीज जो बड़ा घर में इस हवाले से, जैसे मोदी साहब इंडिया के बड़े हैं तो इस वक्त हमारे मुंतखब आदमी ये है शहबाज शरीफ, तो इन्होंने अगर वो बात की है तो दुनिया को समझाने के लिए किया है, उनको बताने के लिए किया है कि हम खुदा न खास्ते ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। ये वक्त जो हम पे आया है ये कल किसी और पे भी आ सकता है, तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। हमें ऐसे हालात बनाने चाहिए कि जब भी ऐसी कोई चीज हो तो सबसे पहले हाथ जो पकड़ने वाला हो वो पड़ोसी हो, आपका पड़ोसी हो। सबसे पहले जब कोई हमारे जब जलजला आया था 2001 में, पाकिस्तान ने इमदाद दी और इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया और शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन जब 2005 में जलजला आया तो इंडिया ने जो 25-26 मिलियन डॉलर दिए थे पाकिस्तान ने वो रिटर्न कर दिए थे। उसमें इन्होंने कहा था कि हम इंडिया से डायरेक्टली नहीं लेंगे, आप यूएन के थ्रू दीजिए। तो इसी तरह से जब 2010 के फ्लड्स आए थे उसमें भी इंडिया ने जो इमदाद दी थी वो यूएन के थ्रू रूट की गई थी। तो यहाँ पे सर मैं एक मुनीर न्याजी साहब का एक शेर सुनाना चाह रहा हूँ। ताहिर परवाज साहब भी शायर हैं, तो उन्होंने सर कहा था, गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने उसको खुद से आधा कर लिया। तो नफरत जो है ना जी, नफरत से हमें कुछ हासिल नहीं होगा और हमें जो है ज़हन खुला रखना चाहिए और अपना मफाद देखना चाहिए कि हमारा मफाद किस चीज में है। कल मैंने एक इंटेलेक्चुअल हैं, पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल, कनाडा में रहते हैं, उनसे मैं बात कर रहा था तो उनसे मैंने ये कहा कि मेरे एक दोस्त हैं न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो उन्होंने इंडियन बैकग्राउंड के हैं, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तो एक प्योर इस्लामिक स्टेट हो, लेकिन इंडिया जो है ना वो एक सही मानों में सेकुलर स्टेट हो। और उनसे मैंने ये भी कहा कि दो कौमी नजरिए पे यकीन रखने वाले लोग जो हैं वो हिंदुत्व पे जब हिंदुत्व को क्रिटिसाइज करते हैं और मुस्लिम नेशनलिज्म पे यकीन रखने वाले जब हिंदू राष्ट्र पे क्रिटिसाइज करते हैं तो उससे कोई बात बनती नहीं है। तो उन कंट्राडिक्शंस को भी ज़हन में रखना चाहिए कि यार जो हम खुद बिलीव कर रहे हैं, अगर दूसरा किसी उसी तरह की चीज पे बिलीव रखता है तो यू हैव रियली नो लोकस स्टैंडई टू क्रिटिसाइज दैट पर्सन। So any concluding thoughts before we conclude? मैं यही कहूंगा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद सहारन जी, तो ये सहारनपुरी हुए ना फिर? नहीं, ये एक ट्राइब है। हाँ है जी, सहारन नहीं सहारनपुरी नहीं होगी। आई एम अ जाट पंजाबी भी फ्रॉम बड़ी थोड़ी राजस्थान। बढ़िया बोलते हो जी। नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे थोड़ी आज लुत्फ आया बात करने का। और शकील साहब ये तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतने प्यारे आदमी से आपने बात कराई और बाकायदा मतलब इल्म रखने वाला एक एक चीज का, जिनको तारीखें भी याद है। हमें तो तारीख जो याद थी सारी भूल चुके हैं, इस एज में आके तारीखें याद नहीं रहती। हाँ, इन्होंने सर पाकिस्तान का बड़ा एक्सटेंसिव टूर किया और एक वाकया अरविंद, अब हम 1 घंटे से ऊपर चले गए तो अब 2-4 मिनट और हो जाए तो कोई मसला नहीं। वो जावेद जब्बार वाला इंटरेस्टिंग वाकया आपने मुझे सुनाया था, वो अगर क्विकली सुना सके बिफोर वी कंक्लूड, वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मुझे लगा। जी हाँ जी जरूर। तो जैसा कि आप जानते हैं जावेद जब्बार साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर तरीन लीडर रहे हैं। इन दिनों उन्हें बलूचिस्तान कमीशन को हेड करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो जावेद जब्बार साहब से मेरी मुलाकात कराची में हुई 13 दिसंबर 2018 को। हम ब्रंच पर मिले जी। तो उसी दिन हमारे यहाँ पे 3 सूबों के इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी हार गई थी। तो जावेद साहब आए, उन्होंने कहा कि ओह टुडे इज अ वेरी गुड डे, बीजेपी हैज लॉस्ट इलेक्शंस इन द 3 की स्टेट्स ऑफ इंडिया। एंड तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जावेद साहब यू सीम टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। ही सेड दैट ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी अबाउट इट, आरंट यू हैप्पी अबाउट इट अरविंद? मैंने कहा वेल नाउ दैट यू हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड योर हैप्पीनेस and I am in Karachi, so I won't say that I am also I'm unhappy. I'm also happy, Javed Saab. If you are happy, I'm also happy, but I would like to know the reason of your happiness. जी, कि मुझे आप मैं खुश हूं जी, आप खुश हैं, मैं भी खुश हूं। अब कराची में बैठ के ये तो नहीं कह सकता कि जी मैं नाखुश हूं।
फिर वो कहते हैं कि ओ वेल बीजेपी इज अ कम्युनल पार्टी, कांग्रेस इज अ सेक्युलर पार्टी, इट वुड बी ग्रेट if India was ruled by a party like Congress because they represent the idea of India and they are a secular party. So मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जावेद साहब, so if BJP rules India, about whom are you particularly worried about? Then he said, oh, I'm worried about all the minorities. I said, perhaps you can be a little bit honest about it, Javed Saab. He said, yes, I am worried about the Muslims of India. So I said, Javed Sahab, equally, I'm also worried about the minorities of Pakistan. Wouldn't it be great if Pakistan too were to be a secular country? To which he replied, oh, no, 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 we are an Islamic nation. मैंने कहा, how convenient, जावेद साहब, हाउ कन्वीनियंट. आपने तो मुझे ये बात जताने में एक सेकंड नहीं लगाया कि आप एक इस्लामिक मुल्क हैं. Guess what? After 70 odd years, it seems like that the peaceful minority in India is simply not interested in secularism or this idea of India. They do not accept the common civil laws. They don't want to be in the part of the mainstream. So ये बोझ जो है सेकुलरिज्म का, ये हिंदुओं ने ही ता कयामत तक अपने सर पे उठा के चलना है क्या सर? आप भी इसमें हिस्सेदार बने. नहीं, कई इंडियन मुस्लिम से हम तो हिस्सेदार काजी आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनका जो मैंने फरमान जी आपने तो कह दिया है, मैं उनकी बात कर रहा था. फिर उनके पास इस बात का उन्होंने कोई मुनासिब मुझे जवाब दिया नहीं. आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ताहिर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. मैं उन लोगों में से हूं जो पाकिस्तान के वेल विशर्स हैं. मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान खूब तरक्की करे, आपके यहाँ खूब खुशहाली आए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों. इंडियन गवर्नमेंट बार बार एक ही चीज का इजहार करती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का. अगर वो चीज खत्म हो जाए, कोई भी इंसान, कोई भी फर्द बंदूक लेके किसी के ऊपर भी जो है चढ़ाई ना करे, मैं समझता हूँ हमारा बहुत अच्छा मुस्तकबिल है. हमारे लोगों को अब रिलीफ देने की जरूरत है. हमें बहुत साल बीत गए हैं इस नफरत में. अब वक्त आ गया है कि हम सीरियसली थोड़ा सा सोचें, और हमारे और आप जैसे लोग जिन्होंने थोड़ी बहुत इंडिया पाकिस्तान से बाहर जाके दुनिया देखी है, तो हम जानते हैं कि पीस के फायदे क्या हैं, लॉन्ग टर्म पीस जो होता है उसके फायदे क्या हैं, हम इन मुआशरों में देखते हैं. तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी. मैं एक मुख्तसर सी बात करूं. मेरे एक दोस्त हैं, कश्मीरी हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं. तो अब्दुल गनी लोन साहब ने अपने बेटे की शादी पे उनको बुलाया था. तो वो वहां पे देख के आए सारी सिचुएशन, और वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी ने कश्मीर को तबाह कर दिया है. एंड ही स्टॉप सपोर्टिंग मिलिटेंसी इन कश्मीर. कि रोज रोज की हड़ताल, रोज रोज का जो है ना वो प्रोटेस्ट जो है, और फिर उसके जवाब में जो है मिलिट्री जो एक्शन लेती है, उसने तबाह कर दिया है इसको ना. तो मिलिटेंसी जो है उसका हमें अब तक ये पता चल जाना चाहिए कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ना कश्मीरियों को हुआ, ना पाकिस्तान को हुआ, ना इंडिया को हुआ. जी ताहिर साहब, अब आप यही देख लेना शकील साहब, यही देख लें, एक सिनेमा हॉल नहीं है पूरे कश्मीर वैली में, लाइब्रेरीज नहीं है. अब ये कैसा मजहब है जिसमें इंसान को ये कहे कि यार तुम थिएटर खोलना जो है वो भी हराम हो गया. लेकिन अब आज से 30 साल पहले ये हालात नहीं थे पहले. अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अब बात चली है, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, आई एम श्योर आने वाले एपिसोड में कर सकेंगे. तो अब देखिए 25 करोड़ की आबादी है. मैं सुन रहा था एक दिन आपके एक टेलीविजन प्रोग्राम में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 80 स्क्रीन हैं जिनके ऊपर कोई फिल्म रिलीज की जा सकती है. उसमें से भी जो सिनेमा हॉल का जो मालिक है वो फिल्म के प्रॉफिट का आधा हिस्सा लेता है अपने पास. तो आप ये सोचें, अगर सिनेमा हॉल का मालिक आधा हिस्सा रखेगा तो फिर वो राइटर को, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, उन सब के पास क्या बचेगा. शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि कोई वहां से अच्छी फिल्में नहीं आ पा रही हैं. इन कंपैरिजन हिंदुस्तान में जब कोई फिल्म लगती है तो वो 3-4 हजार स्क्रीनों में लगती है. आबादी 4-5 गुना ही बड़ी है, लेकिन फर्क देखें आप कितना है. अच्छा, 80 स्क्रीन से तो शायद ज्यादा हैं, और कश्मीर में भी अभी मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने 80 कहा है जी, उन्होंने 80 कहा है. मैं आपको वीडियो दे सकता हूं. और कश्मीर में भी अभी सुना है कि नया वहां पे कोई मॉल खुला है जिसमें एक मॉडर्न सिनेमा श्रीनगर में कायम हुआ है. जी ताहिर साहब प्लीज. हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये चीजें जो है, ये एक वक्त था जो आपने जो बुनियाद परस्ती की तरफ तवज्जो दिलाई
कि एक वक्त था कि हम हमारे जो कोई एक खास मखसूस लोग थे, वो लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जा सकती, जी आप तस्वीर नहीं खिंचवा सकते। अब क्या कुछ नहीं हो रहा। ये जो हम हाथ में लेके घूमते हैं, ये या किसके पास नहीं है, मुझे ये बताएं। बिल्कुल क्या सही। किसके पास नहीं है? अब जब आप टेक्नोलॉजी के साथ आप जुड़ गए हैं, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि वो चीजें कहाँ गई जो फतवे भी जारी हुए होंगे, मेरे होश से पहले की बात होगी। लेकिन ये कि उस वक्त की बातें जो लोग करते थे कि नहीं भाई, लाउड स्पीकर पे अजान देना हराम है, तो लाउड स्पीकर का अजान देना हराम है, तो खाना काबा में और मस्जिद नबी में जो अजान दी जाती है वो लाउड स्पीकर पे दी जाती है। तो आप जी वक्त के साथ साथ चलते हो, वक्त के धारे के साथ चलते हो। ये नहीं है कि आप आइसोलेशन में होके बैठ जाओगे, और ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा है जी भी नहीं है। बिल्कुल। आप अगर आएंगे पाकिस्तान, मैं आपको दावत देता हूँ, आप आए, मेरे मेहमान हो अरविंद साहब, और आपको इस्लामाबाद घुमाएंगे भी, और आपको दिखाएंगे, सिनेमा भी दिखाएंगे। आप आइए तो सही। बड़ी मेहरबानी जी। मैं पिछली दफ़ा जब पाकिस्तान होकर आया था, तो मुझे एक इंटरव्यू में टेलीविज़न चैनल पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल ने पूछा कि पाकिस्तान आपको कैसा लगा? तो मैंने उनसे बहुत कुछ बातें की, लेकिन एक एक मुख्तसर सी बात मैंने उनसे ये ज़रूर कही जी कि हर बीते हुए दिन के साथ वापस हिंदुस्तान लौट के जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। इतनी अच्छी यादें लेकर मैं वहाँ से आया हूँ, इंसान जो महसूस करता है, मैंने वही बयान किया जो मैंने अपनी आँखों से देखा, अपने दिल से महसूस किया। और मैं वहाँ जो लोग थे, उनको भी मैं यही कहकर आया हूँ कि हिंदुस्तान जो है, अगर ये बरे-सगीर एक घर है, अगर हम इसको एक घर माने, तो हिंदुस्तान उस घर का आँगन है। आप किसी भी कमरे से दरवाज़ा खोल के बाहर निकलें, आप आखिर में उसी आँगन में ही आएँगे। हुँ? तो आप कल्चरली देखें तो आप पाकिस्तान में जो शादियाँ होती हैं, ये मेहंदी, बारात, ढोल वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये हमारा मुश्तरका कल्चर है। हमें इसे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। और कोई इस्लाम खतरे में नहीं आ जाएगा। अगर आप पहले भी मेहंदी के गाने गाए जाते थे, आज भी गाए जाते हैं। वही वही मुशर्रफ नज़ीर के टप्पे वही सुन-सुन के है। हमारे घरों हाँ, में शादियाँ होती हैं, वही आपके होती हैं। तो मियाँ साहब ने जो बात कही थी आज से कुछ साल पहले, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर हम उस इंसान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जी। क्या बात करूँ अब मैं, वक़्त बहुत हो चला है, फिर किसी रोज़ बात करेंगे। अच्छा, अभी अभी जो ताहिर साहब ने बात की ना जी, फोटोग्राफी को हराम कहते थे, लाउड स्पीकर को हराम कहते थे हमारे मौलवी। तो मौलाना मौदूदी ने इवन ये कहा कि फोटोग्राफी हराम है, और कुछ साल पहले जमात इस्लामी का अखबार है जसारत, उसको अच्छी फोटोग्राफी का अवार्ड मिला। तो आज किसी मौलवी की बात कंप्लीट नहीं होती, उनके जो तमाम पोस्टर्स हैं उन पे फोटो लगाया जाता है मौलवी हजरात का। और इस पे फैज का बड़ा अच्छा शेर है, कल तक जो शय थी शेख के इकराम में हराम, अब वही दुश्मन दी राहत जहां ठहरी है। तो इसी के साथ अरविंद सहारन और ताहिर परवाज साहब, मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूं और आप दोनों से थैंक यू, इजाजत चाहता थैंक हूं। यू। खुदा हाफिज।